कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी। 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टॉसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोड फिर रैप पर खट खट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे गुप्त एम्पायर। अगर आपने मेरा मौर्यन पीरियड का वीडियो देखा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि मौर्यन रूलर्स ने किस तरह एक बहुत बड़ा एम्पायर अपना स्थापित कर दिया था, पर बाद में वीक मौर्यन रूलर्स की वजह से या फॉरेन इन्वेजन की वजह से या खुद नेटिव रूलर्स की वजह से इंडिया छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया था और उसके बाद एक लंबे समय तक हमें एकीकृत भारत देखने को नहीं मिला था। पर थैंक्स टू गुप्त रूलर्स जिन्होंने एक प्रयास किया, इनफैक्ट सफल प्रयास किया पूरे भारत को एकीकृत करने में, उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर अपना एक्सपैंड किया। और आज हम पढ़ेंगे गुप्त एम्पायर के बारे में। इनका टाइम पीरियड है 4th से 6th सेंचुरी एडी तक, ठीक है। और गुप्त एम्पायर को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया। जी हाँ, गुप्त एम्पायर इज गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों कहा जाता है वो हम आगे देखेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो आपको पता है जब हम कोई भी नई डायनेस्टी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो गुप्त एम्पायर के बारे में हमको अलग अलग सोर्सेस से जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स ऑफ फाहियान। ही वॉज बेसिकली अ चाइनीज ट्रैवलर जो कि गुप्त एम्पायर के काल में इंडिया में विजिट करने आए थे और उन्होंने बुक्स में मेंशन किया है उस समय के कंडीशंस के बारे में। फिर है मेहरौली आयरन पिलर जो कि चंद्रगुप्त वन ने बिल्ड किया था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। फिर आता है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त कौन है? वो एक ऐसे ग्रेट रूलर हैं जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है कॉइन्स इशूड बाय गुप्त किंग्स। जो गुप्त साम्राज्य के राजा थे वो भाई बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गोल्ड कॉइन इशू करते थे, तो बताता है ये कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे। इन कॉइन्स के बारे में आगे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनसे हमें समझ में आता है कि राजा क्या करा करते थे, उनकी हॉबीज़ क्या थी, ये सब। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कालिदास के रचनाएं। ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको कुछ भी करके याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला है अभिजना शकुंतलम, फिर आता है मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतु संहार। इसे याद हम कैसे कर सकते हैं? एक ट्रिक ये हो सकती है MMRRKA, जिसमें M से है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा M स्टैंड्स फॉर मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहार, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम। तो MMRR से ये आपको 4 तो इजीली याद हो जाएंगी, बाकी ये KAA आप जैसे याद रख सकते हैं रखिए, बट मेक श्योर आपको ये कालिदास की रचनाएं श्योरली याद हो जानी चाहिए। फिर आते हैं कामसूत्र पर जो कि वात्स्यायन की रचना है। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब हम बढ़ते हैं गुप्त रूलर्स की तरफ। तो सबसे पहले हैं श्रीगुप्त, जिनको क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर। जो गुप्त रूलर्स थे वो इनिशियली जो थे कुषाण्स के सामंत हुआ करते थे, जो कि बाद में चल के खुद एक रूलर बन गए। तो वही कौन थे? श्रीगुप्त, और इनका टाइटल है महाराज।
इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है और इम्पॉर्टेंट है भी नहीं हमारे लिए जानना। इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है कि गुप्त एम्पायर के फाउंडर कौन है, श्रीगुप्त। फिर दूसरे इनके सक्सेसर थे घटोत्कच, जिनका अगेन उपाधि क्या थी, महाराज। पर ये दोनों के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। इम्पॉर्टेंट है चंद्रगुप्त वन, जिन्होंने एक्चुअली में कोई एफर्ट्स किए थे अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने में। इनका टाइम पीरियड है 319 से 334 एडी और इन्हीं को कहा जाता है गुप्त एम्पायर का वास्तविक संस्थापक। एक्चुअल फाउंडर अगर एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा वो श्रीगुप्त नहीं है। वो कौन है, चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन ही हैं जिन्होंने गुप्त एरा स्टार्ट किया था 319 एडी में। ठीक है, अब इनको लेके इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी है, ये देव नहीं है, देवी है, कुमार देवी से इन्होंने शादी करी थी। और इन जो लिच्छवी था और चंद्रगुप्त का खुद का जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा जोग्राफिकली क्लोज थे एक दूसरे से। शादी होने के बाद वो किंगडम्स यूनाइट हो गए और किंगडम्स यूनाइट होने से रिसोर्सेस ऑटोमेटिकली चंद्रगुप्त को मिल गए और उसकी मदद से उन्होंने आगे कॉन्केस्ट अपना कंटिन्यू किया और वो जीतते गए। तो आप देख सकते हैं इन्होंने भी मैरिज को एक साधन बनाया अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने में। चंद्रगुप्त वन का एम्पायर बिहार, यूपी और बंगाल के कुछ एरियाज में था। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये चंद्रगुप्त वन का था। मैप से और इजीली समझ जाएंगे। ये मैप है जो कि आप अगर एग्ज़ाम में बना देंगे तो भाई एग्जामिनर चेक करने वाला खुश हो जाएगा बहुत। तो जो येलो शेडेड पार्ट है वो किसका है एम्पायर, चंद्रगुप्त वन का। अब बात करते हैं हम समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने रूल किया 335 से 380 एडी तक और मेजरली हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमने ऊपर भी बताया था आपको कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद का, जो कि किसका है, हरिसेन का। याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, हरिसेन की। अब एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन की उपाधि किसने दी, तो वो कौन है, वीए स्मिथ। वीए स्मिथ है वो जिन्होंने समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा। बल्कि हिस्टोरियंस का मानना है कि उनको नेपोलियन कहना भी उनके लिए बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि समुद्रगुप्त ने कभी अपने जीवन में कोई बैटल नहीं हारे, जबकि नेपोलियन बैटल हारे थे। तो हिस्टोरियंस के हिसाब से समुद्रगुप्त का दर्जा नेपोलियन से भी ऊंचा है। समुद्रगुप्त का सपना था धरनी बंद, जिसका अर्थ होता है पूरी पृथ्वी पर विजय, विक्ट्री ओवर अर्थ। और एरन इंस्क्रिप्शन जो कि एमपी का है, वो कैंपेन्स जो भी उन्होंने लॉन्च किए होंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब कॉन्केस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉर्थ इंडिया में समुद्रगुप्त ने 9 किंग्स को डिफीट किया था, वाइल साउथ इंडिया में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को डिफीट किया था। अब मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि नॉर्थ इंडिया को तो ये डायरेक्ट एडमिनिस्टर करते थे, पर जो साउथ इंडिया के राजाओं को इन्होंने जीता, उसका जो एम्पायर उन्होंने जीता, वो खुद रूल नहीं करते थे। वो एम्पायर जीत के दोबारा राजाओं को दे देते थे और वो बोलते थे कि भाई आप हमारे अंडर राज करेंगे। तो ये जो उनका बिहेवियर था कि जीतना और फिर राजाओं को वापस लौटा देना, इससे उन्होंने सबकी रिस्पेक्ट भी जीती और गुडविल भी जीती राजाओं की। अब राजा उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए थे अपने पड़ोसियों के साथ भी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थे कुषाण, वेस्ट में थे शक और श्रीलंकन रूलर्स जो थे उनके साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे।
इसलिए इनको एक बहुत ग्रेट रूलर्स में गिना जाता है, क्योंकि ये हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं। ना केवल वो अपने सब्जेक्ट्स की वेलबींग को इंश्योर करते हैं, बल्कि इतना बड़ा एम्पायर विस्तारित करते हैं, और रिस्पेक्ट भी लोगों के दिल में बहुत है उनके लिए। तो यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उनको ग्रेट रूलर्स की श्रेणी में ले आते हैं। अब अगेन मूविंग टू मैप, ये जो ब्लू एरिया आपको दिख रहा है, ये किसने जीता था? समुद्रगुप्त ने। और येलो वाला तो ऑलरेडी उनके पास था ही। तो ये मैप मैं चाहूँगी कि आप 4-5 बार अच्छे से कॉपी में बना बना के देख लीजिए, और एग्ज़ाम में भाई ऐसे ही छाप दीजिएगा। एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा बढ़िया से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त पहले राजा थे जिन्होंने टाइटल लिया था महाराज धीराज। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि कौन से राजा थे जिन्होंने टाइटल लिया था महाराज धीराज? वो थे समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज वासुबंध को इन्होंने पैट्रोनेज दी थी, संरक्षण दिया था। अब वासुबंध कौन थे? ही वॉज द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड स्कॉलर फ्रॉम गांधार। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि वासुबंध को किसने संरक्षण दिया था? तो कौन है? समुद्रगुप्त। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पूछ सकते हैं कि समुद्रगुप्त के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो वो कौन थे? वीरसेन थे। और इन्होंने कमांडर इन चीफ की पोजीशन कब ली थी? जब वो समुद्रगुप्त साउथ के कॉन्केस्ट कर रहे थे उस वक्त। अब ग्रेट रूलर की बात चली रही है, तो ऑब्वियसली वो दूसरे रिलीजन के प्रति बहुत ज़्यादा टॉलरेंट रहेगा, उनको रिस्पेक्ट करेगा, है ना। तो ये कैसे प्रूफ होता है? ये इस बात से प्रूफ होता है कि एक बार सीलोन मतलब श्रीलंका के राजा मेघवर्ण थे, वो समुद्रगुप्त के पास आए थे और उन्होंने परमिशन मांगी थी कि क्या वो बोध गया में मोनेस्ट्री बना सकते हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो समुद्रगुप्त ने बड़ी ही इज्जत से उन्हें हाँ बोल दिया था। तो दिस शोज कि वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे दूसरे रिलीजन को लेके भी। वो खुद बुद्धिस्ट नहीं थे, बट दूसरे रिलीजन को वो भी सपोर्ट करते थे। उन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स चलाए जिनको हम दिनार कहते हैं। याद रखिएगा, गुप्त पीरियड में गोल्ड कॉइन्स को क्या कहा जाता था? दिनार। तो बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स में अलग अलग चीज़ें शो करी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल गरुड़ जो कॉइन रहता है गोल्ड, उसमें उनको 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। धनुर्धारी में समुद्रगुप्त एक तीर लिए हाथ में खड़े हुए हैं, धनुष लिए। फिर है एक यश्वमेध वाला कॉइन जिसमें एक घोड़ा खड़ा है, वो जो सैक्रिफिशियल पोस्ट होता है जहाँ पे यज्ञ होता है उसके सामने घोड़ा खड़ा है। और फिर है व्याघ्रहण जिसमें वो टाइगर को कुचलते हुए नज़र आ रहे हैं और धनुष से उसको मारते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर है वीणा वादन जिसमें समुद्रगुप्त जो हैं वो वीणा बजाते हुए नज़र आ रहे हैं और वीणा उनके घुटनों पे पैरों पे रखी हुई है। तो ये बताते हैं कि किस तरह से समुद्रगुप्त जो थे उनको वीणा बजाना भी पसंद था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था, ये हम आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के टाइटल्स हैं कविराज, अश्वमेध पराक्रम, सर्व राजा उच्छेद। ये कुछ टाइटल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से गुप्त रूलर को कविराज कहा जाता था, तो वो कौन थे? समुद्रगुप्त। आपके दिमाग में आना चाहिए वो कॉइन जिसमें वो वीणा बजाते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब उनको आर्ट के प्रति उनका अट्रैक्शन है। नेक्स्ट हम आते हैं चंद्रगुप्त 2 पे। ऊपर जाके एक बार हम उनका मैप भी देख लेते हैं। तो ये पिंक वाला पोर्शन जो है वो किसका है? चंद्रगुप्त 2 का। मतलब चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे येलो वाला, ब्लू वाला, पिंक वाला तीनों पोर्शन गुप्त एम्पायर के अंदर थे। जीता क्या था? पिंक वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन, ठीक है। लेट्स मूव टू चंद्रगुप्त 2 जिनका टाइम पीरियड है 380 से 414 AD। अब चंद्रगुप्त 2 के बारे में अलग अलग स्टोरीज प्रचलित हैं। 2 स्टोरीज जो मैंने मेजरली देखी हैं वो ये हैं कि सबसे पहली ये है कि समुद्रगुप्त को सक्सीड किया था रामगुप्त ने।
पर हुआ क्या कि रामगुप्त जो थे उन्होंने शकों से लड़ाई करी और वो खुद डिफीट हो गए। यहाँ पे डिफीटेड लिखा है, वो डिफीटेड नहीं है, डिफीटेड बाय शख्स होगा। तो शकों के सामने रामगुप्त हार गए और कंडीशंस ऐसी आ गई थी कि उन्होंने अपनी वाइफ ध्रुवा देवी को शकों के सामने सरेंडर कर दिया। बट चंद्रगुप्त टू ने ब्रेवरी दिखाई और न केवल वो शक के कैंप में घुस के शकों के राजा की हत्या करी, बल्कि रामागुप्त को भी उन्होंने मार डाला और उसके बाद उन्होंने उनकी वाइफ ध्रुवा देवी से शादी कर ली थी। ये थी पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी में ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त को सक्सीड किया था रामागुप्त ने और एम्पायर के वेस्टर्न पार्ट को रामागुप्त ने ऑक्यूपाई कर लिया था, बट चंद्रगुप्त टू ने उनको डिफीट किया और मार दिया और खुद बैठ गए गद्दी पर। खैर ये स्टोरीज़ जो हैं वो तो ऐसे ही बस आपको बताने के लिए हैं कि वो कितने ज़्यादा ब्रेव थे कि उन्होंने किस तरह से ध्रुवा देवी को छुड़ाया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त टू के पहले सक्सेसर कौन थे, तो वो रामगुप्त थे, समुद्रगुप्त नहीं थे, रामगुप्त थे, ठीक है। और पूछ सकते हैं कि उनकी वाइफ कौन थी, तो ध्रुवा देवी भी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि 409 AD में चंद्रगुप्त टू ने रुद्र सिन्हा 3 को किल किया था। वो शख्स थे बेसिकली रुद्र सिन्हा, और उनको मारने के उपलक्ष्य में उन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया था। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपसे कि सिल्वर कॉइन जो था वो किसको हराने के बाद इशू करे गए थे चंद्रगुप्त टू के थ्रू, तो वो कौन थे, रुद्र सिन्हा 3 को हराने के बाद, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि चंद्रगुप्त टू ने की थी रुद्र सिन्हा को मारने के बाद, वो ये थे कि उन्होंने टाइटल ले लिया था, उपाधि ले ली थी सकारी और विक्रमादित्य। सकारी और विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य वाली की उपाधि लेने वाले पहले राजा कौन थे गुप्त में, चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू की कैपिटल जो थी वो थी पाटलिपुत्र। बट याद रखिएगा अगर एग्जाम में आता है कि कमर्शियल कैपिटल कौन थी, तो वो थी उज्जैन। याद रखिएगा कमर्शियल कैपिटल मतलब जहाँ से पूरे कॉमर्स से रिलेटेड काम किए जाते थे, ट्रेड वगैरह, वो कैपिटल कौन थी, उज्जैन थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवा देवी से शादी कर ली थी, बट राजाओं की कोई एक पत्नी तो होती नहीं थी, तो उन्होंने नाग प्रिंसेस कुबेर नाग से भी शादी करी और इनफैक्ट अपनी खुद की बेटी प्रभावती गुप्त की शादी करा दी थी वक्तक प्रिंस रुद्रसेन से। किससे करा दी थी, रुद्रसेन से। तो इससे क्या हुआ था, जो कुबेर नाग का किंगडम था और जो वक्तक थे उनकी एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी, और अगेन इससे चंद्रगुप्त को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एडवांटेज मिला था। चंद्रगुप्त टू ने मेहरौली का आयरन पिलर बनवाया था। भाई बहुत ही खूबसूरत आयरन पिलर है ये, इतना ज़्यादा मेटलर्जी का काम देखने को मिलता है कि अभी तक इतने सालों बाद भी इसमें कोई रस्ट नहीं लगी, जंग नहीं लगी इस आयरन पिलर में। ये मैंने फ़ोटो एडिट कर रखी है यहाँ पे, यू कैन सी। अब भाई चंद्रगुप्त टू को 9 जेम्स के लिए भी जाना जाता है, दैट इज़ नवरत्न। अगर आप सोचते हैं कि अकबर वो थे जिन्होंने सबसे पहले नवरत्न का कॉन्सेप्ट लाया था, तो ऐसा नहीं है। नवरत्नों का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लाने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त टू। और यहाँ आप देख सकते हैं 9 जेम्स के नाम लिखे गए हैं, जहाँ सबसे पहले है कालिदास, फिर आते हैं अमर सिंह, धनवंतरी, शंकु, वरहमीर, वररुचि, घटकर्ण, शप्रनक, इन वेला भट्ट। आपको अब एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन से 9 जेम्स हैं, तो आपको वो 4 ऑप्शन दे देंगे। या आप पूछ सकते हैं कि कौन से 9 जेम्स नहीं हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे 9 जेम्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ये है कि फाहियान जिसके बारे में मैंने ऊपर बात करी थी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में, तो वो फाहियान किसके काल में इंडिया आए थे, तो किसके काल में आए थे,
चंद्रगुप्त 2 के काल में याद रखेगा, और उनके ट्रैवलॉग का जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें लिखी है इंडिया के बारे में, उसका नाम है फोगुओजी। क्या नाम है? फोगुओजी। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट एग्जाम में ये ज़रूर आ सकता है कि फाहियान किसके रूल में आए थे, तो ही किसके रूल में आए थे? चंद्रगुप्त 2। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा, कैसे नहीं रहेगा याद। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं कुमारगुप्त 1 में। तो भाई चंद्रगुप्त 2 को सक्सीड किसने किया था? कुमारगुप्त 1 ने, और इनका टाइम पीरियड है 415 से 455 AD। इन्हीं के काल में हुणों ने आक्रमण किया था इंडिया पर, और उन्होंने अपने बेटे स्कंदगुप्त को भेजा था हुन्स को डिफीट करने के लिए, और स्कंदगुप्त ने सक्सेसफुली हुन्स को डिफीट कर दिया था। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किसके काल में हुणों ने इंडिया पर आक्रमण किया था सबसे पहले? तो वो थे कौन? कुमारगुप्त 1। ठीक है, और यही है वो कुमारगुप्त जिन्होंने द वेरी फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। इम्पॉर्टेंट है, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड किया? फाउंडर कौन थे? कुमारगुप्त। अब हम बढ़ते हैं स्कंदगुप्त पे, जो कि लास्ट ग्रेट रूलर थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लास्ट रूलर थे गुप्त डायनेस्टी के, जो लास्ट ग्रेट रूलर्स जो थे वो थे कौन? स्कंदगुप्त। और भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य किस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है? तो वो कौन है? भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। इनके बारे में दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इनके गवर्नर थे पर्णदत्त, और उन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर कर दिया था। सुदर्शन लेक जो कि मौर्यन पीरियड में बना था। अब लेक ऐसा तो नहीं कि एक बार बना देंगे फिर उसका कोई ख्याल ही नहीं रखना पड़ेगा और हमेशा हरा भरा रहा आएगा, नीला नीला जो भी है। तो इन्होंने क्या किया था? सुदर्शन लेक को रिपेयर करने का कार्य किया था। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस रूलर ने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था? तो ही वॉज स्कंदगुप्त, और इनके गवर्नर कौन थे? पर्णदत्त। अब इनके भी भाई कुछ टाइटल हैं, जैसे कि शर्कृपम, परम भागवत और देवराज। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा। और लास्ट रूलर जो थे गुप्त डायनेस्टी के, वो थे कौन? विष्णुगुप्त। कौन थे वो? विष्णुगुप्त। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो के थ्रू गुप्त एम्पायर में, और आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर धीरे धीरे करके अलग अलग रूलर्स ने बड़ा करते गए और बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला भी। तो आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उनका कल्चर, सोसाइटी, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है गुप्त एम्पायर को। सो टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।